Hello dear students, example number exercise के example number 5.7. A nucleus is at rest in laboratory frame of reference, so that if the disintegrates into two smaller nuclei, the product must move in opposite direction. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेशनरी न्यूक्लियस है जिसका मास कितना लिया आपने mg और इनिशियल मोमेंटम अगर ये स्टेशनरी है दैट मींस इनिशियल मोमेंटम क्या होगी उसकी 0. now it disintegrates into two parts, so the mass of first part is m1 and mass of second part is m2. mass of velocity of first part is v1 dash and here v2 dash. Okay, so from law of conservation of momentum, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लो था कि जो इनिशियल मोमेंटम होती है उतनी ही फाइनल मोमेंटम होनी चाहिए और इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास 0 है. तो फर्स्ट है फाइनल मोमेंटम के लिए क्या है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. ठीक है, बीच में से v2 डैश जो है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो m2 v2 डैश एज इट इज रहा. इस पार्ट को आप सेट करेंगे तो माइनस m1 v2 डैश. ओके, तो v2 डैश इज इक्वल टू माइनस m1 बाय m2 इनटू होगा v1 डैश. ऐसा मतलब तो ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया वो फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि whenever you disintegrate this big nucleus into smaller, the velocity of this product is opposite. मतलब दोनों की वेलोसिटी देखो v2 डैश और v1 डैश को आप कंपेयर करोगे तो नेगेटिव है, ऑपोजिट. हमने प्रूव कर दिया. तो इस एग्जांपल के बेस पे अपने एक्सरसाइज नंबर 5.18 और 5.19 वो आप अपने आप कर सकते हो सॉल्व. यही कंसेप्ट है उसमें और 5.19 में तो सेम यही कंसेप्ट है और 5.18 जो है उसमें मोमेंटम का कंसेप्ट है. ठीक है, then try yourself 5.18 and 5.19. now move on to 5.20. A batsman deflects the ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 45 km per hour. Speed of ball, 54 km per hour. So convert this unit into meter per second. 18 3 54. 50 मीटर पर सेकंड. जस्ट स्पीड, इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड क्या है सेम. अभी डिफ्लेक्ट कर रहा है बॉल को. देखो यहाँ से ये टेनिस बॉल है, मान लो टेनिस बॉल या तो मैचिस बॉल है, वो यहाँ से बैट्समैन इसको हिट कर रहा है तो यहाँ से वो 45 डिग्री एंगल पे, मतलब ये पूरा जो एंगल है वो कितना है 45. डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब इसको ऐसे रिवर्स है. तो ये अपनी इनिशियल मोमेंटम होगी और ये होगी अपनी फाइनल मोमेंटम. इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज अ थीटा, so if this angle is theta then you very well know that this is the z angle, so this angle is also theta. यहाँ पे अगर थीटा है तो ये एंगल में बेटा क्या होगा थीटा ही होगा. ठीक है, ये थीटा है तो ये p1 का कौन सा कंपोनेंट है cos थीटा, बट डाउन साइड में इसके माइनस j लिखेंगे. ये p1 का कौन सा कंपोनेंट है
p1 sin थीटा। ऐसे ही सेम ये p2 है तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, दैट मींस p2 का कौन सा कंपोनेंट आया, cos थीटा। और देखो ये अप साइड है, दैट मींस प्लस j। याद रखो एरो यहाँ पे अप साइड है, दैट मींस यहाँ पे आपको मर्ज करना है, और ये डाउन साइड एरो आ रहा है तो यहाँ से आपको दोनों बाइफर्केट करवाना है। चलो ये p2 का cos थीटा हो गया, तो ये कौन सा होगा, ऑब्वियस p2 का sin थीटा होगा। ऐसा समझ में? वेलोसिटी आपको दी है, टोटल एंगल दैट मींस 2 थीटा अपने पास कितना है, 45। सो दैट थीटा इज इक्वल टू होगा 22.5 डिग्री। डन। चेंज इन मोमेंटम in x डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। तो साथ में डायग्राम भी थोड़ा हाईलाइट करते। देखो चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज हमें हाइपरट्रेंटी जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल, हमें इंपल्स फाइंड करना है। वो मास आपको दिया है 0.15, यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं 0.15 के लिए, ठीक है। नाउ चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम दैट मींस डेल्टा p। तो x डायरेक्शन के कंपोनेंट कौन कौन से दो है, देखो p2 sin थीटा और p1 sin थीटा। तो ये फाइनल है और ये इनिशियल, क्योंकि इम्पार्ट यहाँ से हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से हो रहा है, तो दैट मींस ये फाइनल कंपोनेंट और ये इनिशियल कंपोनेंट। तो p2 sin थीटा, p2 sin थीटा और i क्या होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो माइनस इनिशियल, मतलब p1 sin थीटा और i। यहाँ पे मोमेंटम तो सेम है, बिकॉज मास भी सेम है और स्पीड भी सेम है, दैट मींस p1 इज इक्वल टू क्या है, p2। यहाँ पे p1 sin थीटा i कैप, p1 sin थीटा i। p2 को मैंने चेंज कर दिया p1 माइनस p1, तो ये टोटल कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब x डायरेक्शन में मोमेंटम का कोई चेंजेस नहीं है। अभी साथ में y डायरेक्शन के भी कंपोनेंट्स देख लो आप, ये कौन सा है, फाइनल p2 cos थीटा, j क्या होगा, और ये डाउन साइड आ रहा है, मतलब p1 cos थीटा माइनस j क्या, ठीक है। तो सेम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन। क्लियर। चलो डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल है हमारे पास p2 cos थीटा j और p1 cos थीटा और माइनस j। चलो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, तो p2 cos थीटा j कैप माइनस माइनस प्लस p1 cos थीटा, इसके साथ j। अभी आप जानते हो p1 और p2 तो सेम है, इसको हम p कंसीडर कर सकते हैं, तो p cos थीटा j कैप प्लस p cos थीटा j कैप, दैट मींस 2p cos थीटा into j। हमें फाइंड करना है इम्पल्स, तो चेंज इन मोमेंटम वही तो इम्पल्स है, तो डेल्टा p है, उसके रिप्लेस में हम i लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर आया अपने पास 2p cos थीटा और j। p मतलब मोमेंटम की वैल्यू mv, cos थीटा j,
2, m हमें दिया है 0.15। चलो वेलोसिटी हमारे पास फाइंड किया हमने 15 cos, थीटा की वैल्यू है 22.5 इंटू जेड। अभी एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है कि cos का हमारे पास टेबल नहीं होता है, नेचुरल साइन का टेबल है। तो cos को साइन में कैसे कन्वर्ट करें? तो 2 इंटू 0.15 इंटू 50 साइन 90 माइनस 22.5 कर दो। समझ में आया? जेकब तो है ही साथ। साइन अगर लिखना है तो 90 माइनस करना पड़ेगा उसे कर दो। अभी साइन 90 माइनस 22.5 करोगे और पूरा इसका कैलकुलेशन तीनों का प्रोडक्ट करते कैसे है 2 इंटू 0.15 इंटू 50, तो ये आंसर आएगा 4.5 साइन 90 माइनस 22.5 तो 67.5। अभी आपको नेचुरल साइन के टेबल में जाना है और 67.5 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आपको 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और जेकब साथ में रखना है। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर होगा, और इंपल्स का यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकंड। क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकंड। जेकब में आपका आंसर है। ठीक है? So now move on to the 5.21. A stone of mass 0.15 kg, मास दिया है स्टोन का कितना है 0.15 kg, tied to the end of the string is wheeled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute। मतलब ओमेगा को दिया हुआ, ओमेगा मतलब 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो 40। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हम जानते हैं। तो हमारे पास 40 रिवॉल्यूशन है पर मिनट, तो कितना होगा? तो 40 इंटू 2 पाई। बट याद रखो यहाँ पे मिनट है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड, मतलब इंटू सेकंड कर देंगे, मतलब 60 से डिवाइड करो तो रेडियन पर क्या होगा बेटा? सेकंड हो गया। आया समझ में? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? एक तो हमें T फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और दूसरा क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच द स्टोन कैन बी व्हील्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन? मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन दिया है। What is the maximum speed with which the stone can be wheeled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? मतलब कितनी मैक्सिमम स्पीड से आप इसको घुमा सकते हो जिससे उसका मैक्सिमम टेंशन 200 रहे और वो डोरी टूट ना जाए। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये जो स्ट्रिंग है उसके साथ मान लो ये स्टोन बंधा हुआ है, जैसे कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। आप जानते हो कि जब ऐसे सर्कुलर होता है मूवमेंट, तब सेंटर के अराउंड कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको बैलेंस कौन करेगा? टेंशन। तो फर्स्ट में तो हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द टेंशन? T फाइंड करना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जानते हो mv²/r। T यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, FC का फॉर्मूला mv²/r। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हमारे पास v नहीं, m और r तो है, ठीक है ना? r भी आपको दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं। रेडियस आपको दी है 1.5 मीटर, कितना है? 1.5
तो V और R के बीच का रिलेशन था V R और ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, चलो R मतलब 1.5 और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 40 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60। चलो 0 0 कैंसल। ठीक है, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई और डिवाइड बाय 6 कट हो जाएंगे तो 2 पाई मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर V की वैल्यू। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वैल्यू रखते, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखे, फिर से एक बार लिखता हूँ यहाँ पे T इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय R था। m की वैल्यू हमारे पास है 0.15 kg। ठीक है, v कितना है 2 पाई, तो 2 पाई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो r है 1.5 t इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4 पाई स्क्वायर और डिवाइड बाय 1.5 0.25। into 3.14 into 3.14 6.57 न्यूटन। इसको हम 6.6 भी लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट में बोला है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से स्टोन को हम घुमा सकते हैं जिससे डोरी टूट ना जाए। ठीक है ना, तो mv² डिवाइड बाय r लेस देन और इक्वल t मैक्स। इसका टेंशन इतना बढ़ा दो उसके सेंट्रीपिटल से वो कम, एक कंडीशन, डोरी न टूटने की कंडीशन है, स्ट्रिंग अगर टूट न जाए उसकी कंडीशन है mv² बाय r लेस देन और इक्वल t मैक्स। t मैक्स बहुत ही ग्रेटर होगा, दैट मींस वो डोरी टूटेगी, टेंशन बहुत ही ज्यादा है उसमें, आया समझ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन और इक्वल t मैक्स, देन यू कैन फाइंड द v। तो यहां से अगर v² को आप सब्जेक्ट बना दो तो t मैक्स इंटू r डिवाइड बाय n कर सकते हो भी, यहां से v आप फाइंड कर सकते हो। देन 5.22 का डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि 5.21 पे ही वो डिपेंड है। इस डायग्राम में अगर मान लो डोरी टूट जाती है तो 3 ऑप्शन दिए कि स्टोन कौन सी डायरेक्शन में अपनी मोशन में, कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसकी मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगी। अगर डोरी टूट जाती है, मान लो इसे घुमा रहे हैं, वो डोरी अचानक टूट गई, ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में मोशन। तो व्हेन a string is broken, a stone is in tangential direction, स्टोन है, अगर टूट जाता है यहाँ पे तो बेटा कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन में, ऐसा मतलब। तो इस तरह से 5.22 यहाँ पे 21 पे डिपेंड था। अभी 5.23 जो है उसमें सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट कर रहे हैं। A horse cannot pull a cart and run in empty space.
एम्प्टी स्पेस में फोर्स है वो कार्ड को पुल नहीं कर सकता, ऑब्वियस हम जानते हैं। व्हाई? उसका रीजन एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रिएक्शन फोर्स इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस में कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होता है। एक्शन के अगेंस्ट तो रिएक्शन तो होना चाहिए ना। अगर आप मूव कर रहे हो, अगर आप चल रहे हो, तो यू आर एक्टिंग द फोर्स ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज रिएक्टिंग ऑन यू, सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन फोर्स इन दिस स्पेस, सो a horse cannot pull a cart. Okay, number B, passengers are thrown forward for their seats when a speeding bus stops suddenly just because of inertia. ये तो हमने थ्योरी में भी समझा है, ठीक है, कि जब बस ऑलरेडी मोशन में होती है तब उसके साथ हम भी मोशन में होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आए समझ में? और सडनली जब ब्रेक अप्लाई होती है तो बस जिस डायरेक्शन में मोशन में होती है उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी भी मोशन में जाने की ट्राई करती है। आया समझ में? तो जैसे ही अपने स्टॉप लगाए तो उस मोशन में जाने की ट्राई करेगी, दैट मीन्स सब पैसेंजर्स आगे आएंगे। सेकंड सी, it is easier to pull a lawn mover than push it. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉन मूवर जो होता है, लॉन मूवर आपने सबने देखा होगा, ठीक है, गार्डन में। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन पुश इट, मतलब उसको खींचना अच्छा रहता है अगर उसको पुल करे, उसकी वजह से पुल करे वो इजी रहता है अगर उसको इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट। तो यहाँ पे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं लॉन मूवर के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पुश करवाते हैं, फोर्स ऐसा पुश हुआ। अभी याद है, जब भी पुश करते हो दैट मीन्स इसका फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे थीटा एंगल है तो ये एफ कोस थीटा बनेगा, और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? एफ साइन थीटा। नीचे ऑलरेडी इस मशीन का वेट तो हो गई mg, तो जब आपने पुश किया तो डाउन साइड कितने कंपोनेंट्स हुए? दो कंपोनेंट्स, एफ साइन थीटा प्लस mg। तो दो कंपोनेंट का सम हुआ, दैट मींस यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हुआ। आया समझ में? अभी दूसरे डायग्राम में देखते हैं कि अगर पुल कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ये मशीन ट्रांसमोर है, अभी इसको हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे थीटा बनता है तो ये एफ कोस थीटा हो गया, इसका सेकंड कंपोनेंट कौन सा होगा? एफ साइन थीटा। और नीचे ऑलरेडी क्या होता है? इसका वेट तो W=mg होता है। अभी देखो एफ साइन थीटा ऊपर की साइड है और mg नीचे की साइड है, दैट मींस एफ साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा? mg। तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा? 0। दोनों का नेट फोर्स कितना हुआ? 0। तो इजी हुआ ना, नेट फोर्स तो इसमें 0 है, इसमें तो नेट फोर्स कितना है? दोनों का सम है, दैट मींस इट इज इजियर, सो इट इज इजी टू पुल rather than push.
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो क्रिकेटर होता है, जो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को, क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच। ठीक है, उसके हाथ को ऐसे नीचे खींचता है। क्यों? क्योंकि जैसे नीचे खींचता है दैट मीन्स उसकी मोमेंटम जो होती है, ठीक है, उसमें चेंजेस ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ change in momentum is greater. Change in momentum is greater. जितना चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर होगा उतना ही उसमें एक्सीडेंटली मतलब अपने जो हाथ हैंड, ठीक है, उस पर इंजरी होगी इतनी कम है। समझ में? सो we have completed chapter 5. With all illustrations and exercise sums, so carefully study all the sums and revise the sums earlier we have done. Okay, thank you very much.